तो क्या हाल चाल है बच्चों। मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। और मैं भी अपने बिजी शेड्यूल से काफ़ी समय निकाल के आपके लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अब बोर्ड में कुछ अचीव कर पाएँ, कुछ मार्क्स अचीव कर पाएँ। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सीबीएसई की तरफ से, ये आपके लाइफ का पहला गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जिसको आप पूरी लाइफ बियर करेंगे। बीइंग अ सोशल साइंस टीचर, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे मार्क्स तो पा जाते हैं, लेकिन सोशल साइंस जो आपको समझाना चाहता है, जिस तरह की अपब्रिंगिंग आपको देना चाहता है वो अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं से मिसिंग हो जाती है। और उसके पीछे का रीज़न मुझे ये लगता है कि कुछ बच्चों को सोशल साइंस पसंद भी नहीं आती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक बात समझ जाए कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो अब इतना तो मान के चलिए कि बचपन में आपको उस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला था। अगर आपको सब्जेक्ट पसंद आ रहा है कोई, तो ये भी मान के चलिए कि उस बचपन में आपको उस सब्जेक्ट का टीचर बहुत अच्छा मिला था। बहरहाल, ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। पावर शेयरिंग जो मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, उसके बैकग्राउंड लेक्चर के बाद ये उसी सीरीज में सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें एनसीईआरटी में एनसीईआरटी क्लास 10th की सिविक्स की बुक में दिए हुए दो केस स्टडी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शायद दोनों पे ना हो पाए, लेकिन हम बेल्जियम के बारे में तो आज चर्चा कर ही लेंगे। तो आप यूरोप के बारे में जानते ही हैं। यूरोप क्या है, हमको पता ही है कि जो यूरोप है एक कॉन्टिनेंट है। हाँ, आप कहेंगे सर बड़ी अच्छी बात बताई आपने, हमें तो जैसे पता ही नहीं था कि ये कॉन्टिनेंट है। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्टिनेंट है। और यूरोप, हर कॉन्टिनेंट में देश होते हैं, तो यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितनी भी कंट्री हैं, उनकी एक खासियत है। उनकी खासियत ये है कि हर देश में लगभग एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। अब पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से या कल्चरल इन्वेजन की वजह से एक ही कंट्री में कई लैंग्वेज बोली जाने लगी हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन का जो बेस रहा है वो यही रहा है कि फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस जो उनके अंदर आई है, वो लैंग्वेज को लेकर ही आई है। चाहे आप जर्मन स्टेट के इमरजेंस की बात कर लें, चाहे फ्रांस के इमरजेंस की बात कर लें, किसी के भी इमरजेंस की बात कर लें, उनके अंदर एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग है अपनी लैंग्वेज को लेकर। तो इसी में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि बेल्जियम का केस क्या है। तो बेल्जियम के केस को समझने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यूरोप में बेल्जियम है कहां पर। तो देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप मैप, वर्ल्ड मैप को देखेंगे, और वर्ल्ड मैप को मैं 2D में अगर कर दूं, और अगर 2D में कर दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा यूरोप है। ये यूरोप है। क्या है बच्चों, ये यूरोप है। यहीं पर एक छोटा सा देश हमारा क्या है, यहीं पर एक छोटा सा देश हमारा बेल्जियम है। अब अगर हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम को अगर हम समझने की बात करें, तो बेल्जियम की केस स्टडी करने से पहले हम इनके बारे में ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि इनके नेबर्स क्या हैं, इसके नेबर्स कौन कौन सी कंट्री है। और नेबर्स को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज जो हमारे पास है वो है मैप। क्योंकि अगर आपके पास मैप नहीं रहेगा तो सोशल साइंस आपको वैसे भी समझ में नहीं आनी है, और वैसे भी कम ही समझ में आती है। देखिए, तो मैंने आपके लिए एक मैप का जुगाड़ किया हुआ है यहां पर, और इस जुगाड़ से हम लोग समझ पाएंगे बेल्जियम के बारे में। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको मैप में दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन बच्चों क्या है, बेल्जियम है। ठीक ना। ये जो मैंने ब्लैक सर्कल से कवर कर रखा है, ये पूरा क्या है, बेल्जियम है।
और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है ना। अब बेल्जियम में इतनी ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्यों है? इतनी ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्यों है? इसके पीछे का रीजन आपको दिखेगा कि बेल्जियम किन किन कंट्री से घिरा हुआ है। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो आप देखेंगे कि बेल्जियम के साउथ में फ्रांस है। कौन सी कंट्री है? फ्रांस है। आप देख पा रहे हैं। बेल्जियम के नॉर्थ में अगर देखेंगे तो नीदरलैंड्स है। कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड्स है। अगर बेल्जियम के ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में हमको जर्मनी दिखाई देता है। और अगर वेस्ट की बात करें तो हमको ये इंग्लिश चैनल हमको यहां पर ये दिखाई देता है, जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। असल में ये अटलांटिक ओशन ही है, या नॉर्थ सी कह लीजिए इसको। एक छोटी सी कंट्री आपको यहां पर और दिख रही होगी, लग्जमबर्ग। एक छोटी सी कंट्री आपको और दिख रही होगी, लग्जमबर्ग। ठीक ना। अब आप समझिए कि बेल्जियम अपने साउदर्न पार्ट में फ्रांस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो मेजर कंट्री है। अपने ईस्टर्न पार्ट में जर्मनी से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और अपने नॉर्दर्न पार्ट में नीदरलैंड से। ठीक ना। ये इनकी नेबर्स कंट्री है। फ्रांस में जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो बेल्जियम का साउदर्न पार्ट है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑरेंज पार्ट को बेटा वलोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वलोनिया। और आप देखेंगे कि वलोनिया जो है वो फ्रांस, वलोनिया रीजन बेल्जियम कंट्री का जो है वो फ्रांस के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि फ्रांस का इंफ्लुएंस वलोनिया में होगा, और वलोनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है फ्रेंच। क्यों बोली जा रही है? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं वलोनिया जो है अपनी बाउंड्री फ्रांस के साथ शेयर कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन माइग्रेशन और साथ ही साथ जो लिंग्विस्टिक या कल्चरल एक्सचेंज है, इसकी वजह से वहां फ्रांस लैंग्वेज बोली जाती है। ये तो बात हो गई कि बेल्जियम के साउदर्न पार्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? फ्रेंच लैंग्वेज बोली जा रही है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें वलोनिया के नॉर्दर्न पार्ट की, इस वाले पार्ट की, तो इस पार्ट को बोलते हैं बेटा फ्लेमिश। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? फ्लेमिश रीजन। यानी वलोनिया, यानी जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो साउदर्न पार्ट है वो वलोनिया कहलाया, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो फ्लेमिश कहलाया। ठीक बात है। और जो फ्लेमिश पार्ट है बच्चों, इस फ्लेमिश पार्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बोली जाती है डच। डच बोली जाती है। ठीक ना। साथ ही साथ आपको यह हिस्सा दिख रहा होगा, इतना हिस्सा, ये हिस्सा अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है जर्मनी के साथ। तो जर्मन इन्फ्लुएंस की वजह से एक छोटे से हिस्से में, बेल्जियम के एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा लिंग्विस्टिक ग्रुप और है। ये जो छोटा सा लिंग्विस्टिक ग्रुप है ये जर्मन बोलता है। क्या बोलता है? जर्मन बोलता है। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि क्या क्या लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, और ये लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं ये कैसे बिखरे हुए हैं, और किस लैंग्वेज, कहां पर कौन सी लैंग्वेज को बोल रहे हैं। देखिए, यानी बेल्जियम रीजन, बेल्जियम कंट्री को, पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं,
ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप हम 3 ग्रुप में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप उन लोगों का है, पहला ग्रुप उन लोगों का है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, अच्छी बात है। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है, जो सेकेंड ग्रुप है उन लोगों का है जो कि जर्मन बोलते हैं, कह देते हैं, क्या दिक्कत है। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो कि डच बोलते हैं, ठीक। यानी ये 3 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो हैं वो बेल्जियम में पाया जाता है। अच्छा, यूरोप की पॉपुलेशन या यूरोप की जनता की एक बड़ी खासियत है, यूरोपियन जनता से पूछेंगे, यूरोपियन अपने आप को बोलते हैं कि वी आर वेरी डाइवर्स। उनसे पूछेंगे अगर आप बीइंग इंडियन आप पूछेंगे कि आप इतने डाइवर्स क्यों हैं, तो वो बताएंगे कि वी स्पीक, एक ही कंट्री के लोग, हम लोग कई भाषाएं बोलते हैं। शायद ऐसा बोलते समय यूरोपियंस ये भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं। यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही इंग्लिश सीख लेता है या हिंदी सीख लेता है, मदर टंग है सबकी। जैसे ही वो स्कूल जाता है इंग्लिश सीख लेता है, भोजपुरी उसको आती ही है। तो यहाँ तो भारत में बच्चा पैदा हुआ 3-4 भाषाएं तो वैसे ही सीख जा रहा है। और अगर इंडिया में बच्चा साउथ इंडिया में पैदा हुआ तो 1-2 भाषाएं तो उसकी ऐसी एडिशनल हो जाती हैं। और यूरोप वाले कहते हैं वी आर डाइवर्स। डाइवर्सिटी देखनी है तो आप भारत आइए। भारत के बारे में क्या कहते हैं कि कोस कोस पर बानी बदले 8 कोस पर पानी। ऐसा देश है जहां एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है। लैंग्वेज बदल जाती है, वाटर का टेस्ट बदल जाता है। वाटर का टेस्ट बदल जाता है इसका मतलब समझते हैं? ये जो बोला जाता है, जो कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर बानी बदले 8 कोस पर पानी, ये देखिए एक तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन को बता रहा है और दूसरा आप नेचुरल रिसोर्सेज में कितने रिच हैं ये भी बता रहा है। कैसे बता रहा है? देखिए, अगर लैंग्वेज बदल रही है लगभग 3 किलोमीटर के बाद, लैंग्वेज नहीं कहिए उसको, डायलॉग्स बदल रहे हैं 3 किलोमीटर के बाद, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा ज्यादा दूर जाने पर लैंग्वेज ही बदल जाए। और कितनी अच्छी पॉसिबिलिटी, कितना पुराने लोगों ने कितना अच्छा कहा है कि 8 कोस पर पानी बदल जाता है। 8 कोस पर पानी बदलने का ये मतलब नहीं है कि वो H2O न रहकर कुछ और हो जाता है, वो होता H2O ही है, लेकिन उसका टेस्ट बदल जाता है। और किसी भी हमको वाटर का टेस्ट किस वजह से होता है? हमको पता है कि वाटर का टेस्ट उसमें डिसॉल्व मिनरल्स की वजह से होता है। तो इंडिया के लोग जो पुराने थे हमारे, वो कितनी अच्छी ज्योग्राफी की समझ रखते थे। वो पानी को टेस्ट करके बता देते थे कि यहाँ में अलग मिनरल्स हैं, वहाँ के में अलग मिनरल्स हैं, और हम मिनरल्स में काफी रिच भी हैं। सोचिए कितने समझदार लोग थे। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कल्चर को छोड़कर, अपनी मान्यताओं को छोड़कर वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं। खैर छोड़िए, ये तो बातें हो गई। यानी हमको बेल्जियम में ये 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप मिलते हैं, ठीक ना। अगर फ्रेंच की बात करें तो बेटा बेल्जियम में जो फ्रेंच है वो 40% लोग बोलते हैं थे। और अगर जर्मन की बात करें तो वो सिर्फ 1% लोग बोलते हैं। और अगर डच की बात करें तो 59% ऑफ पीपल स्पीकिंग डच। तो देखिए, राजनीति पॉलिटिक्स में संख्या यानी नंबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिस आइडियोलॉजी के लोग नंबर्स में ज्यादा हैं उनकी राजनीति बहुत तगड़े से चमकती है, ठीक ना। बेल्जियम में इसका उल्टा हो रहा था। अब जर्मन जो हैं वो नंबर्स में इतने कम हैं कि इनका बेल्जियम पर बहुत ज्यादा, या कह लीजिए कि थोड़ा सा भी नहीं, लगभग न के बराबर पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है। पॉलिटिकल इंफ्लुएंस जो है वो लगभग न के बराबर है। और किसी भी ग्रुप का जो पॉलिटिकल इंफ्लुएंस होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं कहां पर? बेल्जियम में, उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल
इन्फ्लुएंस बेल्जियम में लगभग न के बराबर है, यानी दूध भात है इनका, छोड़ दीजिए इनको, इनकी बातें मत करिए, बस जानते रहिए 1% लोग बोलते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा किस रीजन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दूंगा मैं। अब यहां पर दो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप है ना। यहां पर बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या बोलूं तुम लोगों को, प्यारे बच्चे बोलूं, तुम लोग पढ़ा करो थोड़ा, गधों। माँ बाप का इतना पैसा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है और पढ़ाई लिखाई के नाम पर तुम लोग केवल इंस्टाग्राम पे रील आ रहे हो, पढ़ा करो। देखो इधर आओ, पढ़ो हमारे साथ। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच यहां पर सेकंड मेजोरिटी है, और डच की बात करें तो डच जो है फर्स्ट मेजोरिटी है। यानी अगर हम माइनॉरिटी मेजोरिटी के बेसिस पर इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो बेल्जियम में हम पाएंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच बोलते हैं, और जो माइनॉरिटी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम इनको माइनॉरिटी कह दे रहे हैं, इनको मेजोरिटी कह रहे हैं, दोनों के नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो माइनॉरिटी इतनी भी छोटी नहीं है ना, माइनॉरिटी इतनी भी छोटी नहीं है जितना इस वर्ड से लग रहा है। 40% पीपल कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं कंपोजिशन के लिए, ठीक है ना, लगभग आधा है ये देश के, और 59% पीपल डच है। मैंने अभी बताया कि जिस आइडियोलॉजी के लोग संख्या में, नंबर्स में ज्यादा होते हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो इसके पीछे हिडन फैक्ट ये है कि उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होगा। बेल्जियम में उल्टा था, ये बेचारे जो डच हैं, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका लगभग न के बराबर था, है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी इनका कुछ खास नहीं था, ठीक ना, कमजोर थे, इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड थे। वहीं जो फ्रेंच हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हैं, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है। एक बात जान जाइए, एक बात आप समझिए, आज के समय में, इस मॉडर्न एरा में, सत्ता में जिनकी हनक होती है, सत्ता में हनक का मतलब है कि गवर्नमेंट में जिनकी पकड़ होती है, गवर्नमेंट में पकड़ होने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और दूसरी बात, आपके पास पैसा होने के लिए आपकी गवर्नमेंट में पकड़ भी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि संख्या में कम होते हुए भी, नंबर्स में कम होते हुए भी फ्रेंच लोग पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेल्जियम की बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का इन्फ्लुएंस भी, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। सीधी सी बात यह है कि कंट्री में नंबर्स में कम होने के बावजूद भी ये गवर्नमेंट पॉलिसी को फ्रेंच लिंग्विस्टिक पीपल के लिए मोल्ड कर सकते थे, बायस्ड कर सकते थे। ऐसा काफी समय से वहां पर चल रहा था। वहीं अगर हम डच की बात करें तो डच लोग नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से, नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद भी इनका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना के बराबर था। तो एक तरह की इनसिक्योरिटी डच पीपल के अंदर डेवलप होने लगी धीरे धीरे, ठीक ना। इनको ये लगने लगा कि हमारे राइट्स को सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है या फ्रेंच के लिए बायस्ड है, ठीक। इस इनसिक्योरिटी की वजह से बेल्जियम में धीरे धीरे इन दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में काफी टेंशन रेज होने लगी। ये टेंशन इतनी रेज हो जाती है कि लगभग बेल्जियम उस कंडीशन में पहुंच गया था कि किसी भी समय वहां पर सिविल वार हो सकती थी। लेकिन बेल्जियम ने यहां पर एक समझदारी की, बेल्जियम ने यहां सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी अपनाई, ठीक ना, पावर शेयरिंग अपनाया। सेपरेशन ऑफ पावर की बात मॉन्टेस्क्यू करता है, मॉन्टेस्क्यू ने थियरी दी है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात जब बेल्जियम में हुई, सेपरेशन ऑफ पावर जब बेल्जियम में हुआ तो कुछ पावर फ्रेंच को मिली, कुछ पावर डच को मिली, और यहां पर सिविल वार की कंडीशन नहीं हो पाई। उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की जियोग्राफिकल पोजीशन को देखेंगे कि किस रीजन में कौन सा और क्या क्या बोला जा रहा है।
आइए समझते हैं। तो जब हमने आपको मैप दिखाया, जब हमने आपको फ्रांस का मैप दिखाया, ये मैप दिखाया, तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग यानी जो बेल्जियम का साउदर्न पार्ट है, इस साउदर्न पार्ट में बच्चों फ्रेंच बोली जा रही है, ठीक ना। और इस नॉर्दर्न पार्ट में डच बोली जा रही है, ठीक ना। इस साउदर्न पार्ट को क्या कहते थे? वलोनिया कहते थे। और इस नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते थे? फ्लेमिश कहते थे। ये याद रखने वाली बात है कि फ्लेमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? आप बताएंगे, डच बोली जाती थी। ये याद रखने वाली बात है कि वलोनिया रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? फ्रेंच रखने और बोली जाती थी। कैसे याद रखेंगे कि वलोनिया रीजन जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? फ्रांस के साथ शेयर करता है। तो फ्रांस के साथ शेयर करता है तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का इंफ्लुएंस भी वलोनिया रीजन पर ज्यादा होगा, इस वजह से फ्रेंच बोली जा रही है, ठीक ना। तो ये ऑरेंज साइडेड एरिया क्या है? वलोनिया है, जहां पर फ्रेंच बोली जा रही है। दूसरी बात हमको पता है कि 59% ऑफ पीपल स्पीकिंग डच विच इज बिलोंग टू द फ्लेमिश रीजन, ठीक ना। और साथ ही साथ 40% ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच विच इज बिलोंग टू द वलोनिया रीजन। यहीं पर वलोनिया रीजन में ही यहां पर कॉर्नर में एक छोटी सी जगह है जो कि जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, और ये लोग जर्मन बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी एथनिक कंपोजिशन की बात करें, एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया, एथनिक का मतलब हो गया लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक ना। एथनिक कंपोजिशन की बात करें हम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की बात करें, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की बात करें बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो हमने बेल्जियम को दो हिस्सों में पढ़े कि भाई जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका फ्लेमिश कहला रहा है। कौन सा रीजन कहला रहा है? फ्लेमिश रीजन कहला रहा है, ठीक ना। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहला रहा है? वलोनिया। कौन सा रीजन कहला रहा है? वलोनिया रीजन कहला रहा है। फ्लेमिश पार्ट में हमको पता है डच बोली जा रही है, और वलोनिया पार्ट में हमको पता है फ्रेंच बोली जा रही है। ये टोटल पॉपुलेशन कंपोजिशन का 59% बनाते हैं, और ये टोटल पॉपुलेशन का 40% बनाते हैं। साथ ही साथ वलोनिया रीजन में ही ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये जर्मन स्पीकिंग है, जो कि जर्मन सिर्फ 1% है। कितना है? 1% है। ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अगर हम बात करें तो ये जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में यहां पर कैपिटल सिटी है। क्या है? कैपिटल सिटी। तो ब्रुसेल्स की बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो है वो है ब्रुसेल्स, ठीक ना। अब अगर हम ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन देखें तो ब्रुसेल्स में सिर्फ 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। एक वो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और एक वो लोग हैं जो डच बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर कंपोजिशन में एक वास्ट चेंज आता है, डेमोग्राफी में एक वास्ट चेंज आता है। क्या चेंज आता है? जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं कैपिटल सिटी में वो 80% हैं, है ना, और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो 20% हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी देश का जो शासन, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहां से गवर्न होता है? वो गवर्न होता है बच्चों कैपिटल सिटी से। कैपिटल सिटी में चूंकि फ्रेंच ज्यादा हैं, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो फ्रेंच का इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो डच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो कैपिटल सिटी से गवर्न होने वाली गवर्नमेंट में फ्रेंच लोगों का इन्फ्लुएंस भी काफी अच्छा खासा था। तो जितने भी पॉलिसीज बनती थी या जो भी जितनी सबकी तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉलिसी होती थी वो हम उसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि वो पॉलिसीज फ्रेंच की तरफ बायस्ड थी और डच को डिफेवर करती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे बेल्जियम में क्या होने लगी? टेंशन बढ़ने लगी। इस टेंशन को खत्म करने के लिए बेल्जियम ने क्या तकनीक लगाई, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आई,
इसकी बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे, किसी और का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था। श्रीलंका हमारे नीचे है, देखे हैं आप, मेरे नीचे का मतलब इंडिया के नीचे है, श्रीलंका को देखें, उसका भी एथनिक कंपोजिशन हमको समझना जरूरी है। वहां पर आप ये भी जानेंगे कि जब हम इंडिया का मैप दिखाते हैं तो श्रीलंका का भी मैप क्यों दिखाते हैं साथ में, नेपाल का भी मैप क्यों दिखाते हैं साथ में, या नेपाल का तो कभी कभी नहीं दिखाते हैं लेकिन श्रीलंका का हमेशा दिखाते हैं, ऐसा क्यों होता है ये भी समझेंगे। साथ ही साथ श्रीलंका ने क्या नहीं किया जिसकी वजह से वहां टेंशन बढ़ गई और सिविल वॉर छिड़ गया, और बेल्जियम ने क्या किया कि सिविल वॉर जैसी कंडीशन होते हुए भी वहां सिविल वॉर नहीं हुई। इन सारी बातों के लिए थोड़ा सा इंतजार आप करिए, तब तक पुराने वीडियो से इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए और ठीक से मन लगाकर पढ़िए। माँ बाप के पैसे को स्कूल से पूरा वसूल करिए, कोचिंग से पूरा वसूल करिए, यूट्यूब से पूरा वसूल करिए, खूब पढ़िए, खूब मन लगाइए, खूब बढ़िए। थैंक यू।